Hello students, my name is Ankur Agrawal. I have done MTech from MNIT Jaipur in 2017. After that, I am in teaching profession. I am teaching engineering mechanics and this is my third lecture. Let's proceed. So far in equilibrium, we have seen the equilibrium of forces in which we have seen two force principle, three force principle. We have seen Lamine's theorem. We have seen Wiggingham theorem. And we have also understand that how the parallelogram of forces for the vector addition and triangle law of force for the vector addition. And we have also seen the laws of motion which can be applied under equilibrium when the body in equilibrium. Okay, so now we will for the we have to do the numericals. So we for further going to numericals, we need to understand what are the two condition and the mandatory condition which can be applied for the any question whenever the body is in equilibrium. Okay, so let's see on the screen. This is the body. Okay, and it's having three forces which are concurrent. Concurrent means the force which either emerging from a point or converging to a point. Okay, so these three are the forces, concurrent forces: F1 vector, F2 vector, F3 vector. Okay, which are diverging from the point. Let's say this is O point. Okay, this is O point. Okay, so what is the condition? Let's say two condition which this body fulfill. Two condition, and these are mandatory. Okay, must be both are must. Okay, the first is summation of all the forces, not first, summation of all the forces which apply to the body, summation of all the vectors of the forces have to be zero. What is mean? What is that mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको फर्दर एलेबोरेट कर देंगे सिंपल करने के लिए क्वेश्चन को. जैसे कि मान लो क्वेश्चन में दे रखे हैं आपके एक्स डायरेक्शन, तो जो भी कंपोनेंट आपके एक्स में होंगे वाई में होंगे हम उसमें रिजॉल्व कर लेंगे. ठीक है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जेड को भी कर लेंगे. ठीक है, जेड डायरेक्शन. ठीक है, तो कौन कौन से अब इसमें रिजॉल्व कर लेते हैं. रिजॉल्व करें तो अब जैसे मान लो इसमें करते हैं रिजॉल्व. ठीक है, इसमें सिर्फ यही होगा कि आपका F1 जो है वो फुल्ली एक्स डायरेक्शन में, Y2 फुल्ली वाई डायरेक्शन में. इसको हम F3 को रिजॉल्व कर पाएंगे, दैट इज इसको रिजॉल्व कर लिया डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन. ठीक है, इसको रिजॉल्व कर लिया और हमने इसको नेमिंग कर दिया. दिस वी कॉल्ड F3 in y and this will be called F3 in x. ठीक है, तो अब इक्वेशन लिख लेते हैं. जैसे अगर हमें लिखना हो डायरेक्शन, दैट मींस समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस व्हिच आर इन x डायरेक्शन. क्या होगा वो, F1 पूरा पूरा x में प्लस 0 बिकॉज यहाँ पर F2 का कोई भी कंपोनेंट x में नहीं है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा माइनस ऑफ F3x, माइनस ऑफ x3x. माइनस क्यों, बिकॉज ये आपका नेगेटिव y में लग रहा है. ठीक है, एंड ऑल द समेशन ऑफ ऑल दिस इन x डायरेक्शन आपको 0 है. सेम हम y में करेंगे.
सेम हम y में करेंगे, दैट मींस समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन y डायरेक्शन। अब x का कोई कंपोनेंट नहीं है तो 0 हो जाएगा, y का पूरा पूरा है दैट मींस पूरा पूरा f2 आ जाएगा। सेम अब यहाँ पर जो f3 कंपोनेंट है y डायरेक्शन में, ये नेगेटिव में है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ f3 y आ जाएगा। ठीक है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे ही इसको रिजॉल्व कर लेंगे इन z डायरेक्शन। ठीक है, टिल नाउ हमने ये देख लिया। लेट्स मी इज दिस ओके। सो जब भी हमें इसके लिए होगा तो हम सिर्फ दो चीजें बोल देंगे, समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन 0 होगा। ठीक है, इन एज वेल एज इन z। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट एट एनी पॉइंट ड्यू टू ऑल दीज फोर्सेस आर टू बी 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? द मूवमेंट ड्यू टू द फोर्स 1 प्लस मूवमेंट ड्यू टू फोर्स 2 प्लस मूवमेंट ड्यू टू फोर्स 3, sorry not movement, oh sorry it's movement, yeah, I got confused. Okay, that will be 0, right? Okay, so अब कैसे निकालेंगे मूवमेंट, इसको हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लेट्स टेक वन एग्जांपल। Okay, so this is one example in which a body in which three forces are acting। ठीक है, बॉडी पे तीन फोर्स लग रहे हैं एंड अवर टास्क इज टू फाइंड दी movement about this point A। Okay, so how will we calculate the moment? Let's see. Moment of force is equals to R vector cross F vector, whereas R is position vector from point A। ये पॉइंट ए वो है जहां पे हमें पॉइंट, यहाँ पे हमें मूवमेंट निकालना है। ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, सिंपली जैसे अभी मैं सिर्फ केस ले रहा हूं एक F3 के लिए। सपोज ये F3 माउंट हो रहा है O पॉइंट पे, ये माउंट हो रहा है पॉइंट B पे, ये माउंट हो रहा है पॉइंट C। ठीक है, C पे हो रहा है, B पे हो रहा है। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट F3 फोर्स के लिए, अगर मैं मूवमेंट निकालता हूँ। ओके, सो व्हाट आई डू, मैं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा। फर्स्ट थिंग, मैं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा। मैंने दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, मैंने O को जो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है एंड द पॉइंट A एट विच आई हैव टू कैलकुलेट दी मूवमेंट, ज्वाइन किया। ठीक है, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, ये जो पॉइंट है ये क्या है? दिस इज R, दिस इज माय R वेक्टर। ठीक है, सो इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस F वेक्टर, इसका प्रोडक्ट विद दिस F वेक्टर will give me the moment of force about point A due to the F3। ठीक है, क्लियर? कितना समझ में आया? ये थोड़ा सा
थोड़ा बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है इस चीज को लेके, बट हम थोड़ा सिंपल समझते हैं। अगर मुझे F3 से हमें निकालना है मोमेंट एट पॉइंट ए, तो डायरेक्टली हम दो काम कर सकते हैं। आइदर मैं रिजॉल्व कर लूं इस पोजीशन वेक्टर को परपेंडिकुलर टू F3 डायरेक्शन, या फिर मैं इस F3 को रिजॉल्व कर दूं आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने दो चीज बोली। फर्स्ट थिंग क्या कर सकता हूं मैं मूवमेंट के लिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, नहीं ऐसा करते हैं, कंपोनेंट करते हैं, कंपोनेंट which is, see, the component of r the position vector which is perpendicular to the direction of force। ठीक है, पहली चीज मैंने क्या बोली थी, या तो आप पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट which is perpendicular to F3 वेक्टर। ठीक है, तो आपका फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर या एक ले सकते हैं। ठीक है, दैट मींस वो ये होगा, लेट मी ड्रॉ। ठीक है, वो ये होगा, तो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, तो मैं इसको आर परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ। ठीक है, आर परपेंडिकुलर इनटू इनटू सिंपल द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर सिंपल आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर है, दैट मींस द ए ओ, इस केस में ए ओ। ठीक है, आपकी जो डिस्टेंस ए ओ होगी हम सिंपल उसको लेके चलेंगे, ए ओ। ठीक है, इनटू, अब क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सेकंड मेथड ले रहा हूँ, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हम रिजॉल्व कर देंगे फोर्स को। ये तो फर्स्ट था, इसको मैं अभी रेस कर दे रहा हूँ। हम रिजॉल्व कर देंगे फोर्स को, हम इस फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। तो मैंने F3 परपेंडिकुलर बोल दिया। ठीक है, तो ये F3 परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो तरीके से हम मूवमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अभी और क्वेश्चन करेंगे तो उससे हमें और हेल्प हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी कि हम F1 और F2 के जो मूवमेंट ए पे निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस टू नेक्स्ट पेज। So now we will calculate the moment because of F2। ठीक है, हम ये निकालेंगे, क्या करेंगे, पहले पहले हम, क्योंकि हमें हमें निकालना है मोमेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, तो उसको मोमेंट एट पॉइंट ए करते हैं, मोमेंट एट पॉइंट ए कर देते हैं, बट हमें निकालना है बिकॉज ऑफ F2 के फोर्स की वजह से निकालना है। ठीक है, हम F3 दे चुके हैं, अब F2 देखते हैं। फर्स्ट जो आपका काम करना पड़ेगा, आपको लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी, पॉइंट एट विच यू हैव टू कैलकुलेट एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो दो लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो हमने ज्वाइन की। ठीक है, ये लाइन हमने ज्वाइन करी। ठीक है, तो हमारा जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या हो गया हमारा, आर वेक्टर आर वेक्टर इज ए बी। ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लें आर वेक्टर का इनटू F2, या फिर हम एज इट इज ए बी ले लेते हैं
और मल्टीप्लाई कर देते हैं द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ F2। परपेंडिकुलर किसके? परपेंडिकुलर टू AB, या फिर हम F2 के परपेंडिकुलर R वेक्टर ले लेते हैं। दोनों में से एक काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमें इजी पड़ेगा वो हम करेंगे। हमें साफ साफ दिख रहा है कि आपका F2 इस लाइन के अलोंग लग रहा है, और अगर मैं इस लाइन के अलोंग परपेंडिकुलर डाल दूं फ्रॉम द पॉइंट A, ठीक है, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, R वेक्टर परपेंडिकुलर R परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। ये परपेंडिकुलर मैंने इस पर, ये आपका सिंपल आपको दिख रहा है, ये आपका, इसको बोल देंगे R वेक्टर। ये हो गया R वेक्टर। इसको हम एक नया पॉइंट दे देते हैं, दिस इज बी डैश, ठीक है। तो ए से लेके बी डैश तक जो भी डिस्टेंस होगी दैट इज द R परपेंडिकुलर, और एज इट इज जो वैल्यू फोर्स की होगी उसका वैल्यू यहाँ पे, इसका मल्टीप्लिकेशन। और व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते थे, इसका कंपोनेंट निकाल सकते थे परपेंडिकुलर टू द AB, ठीक है। तो जो सिंपल पड़ेगा हम उससे करेंगे। अभी यहाँ पे सिंपल ये है, हम तो इससे करेंगे, ठीक है। आप वो भी कर सकते हो, आप इसका परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हो, बट वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, पहले चेक कर रहा हूँ। आपको अगर कंपोनेंट रिजॉल्व करना है इसको एक डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, मतलब अनईजी से पड़ता है, ठीक है। सो वी विल डू लाइक दिस ओनली। ओके, हाँ, ये था हमारा sorry, अभी हमने जो निकाला वो बिकॉज ऑफ F2 था। अब हम जो निकाल रहे हैं मोमेंट एट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ F1 से निकाल, सिंपल। अभी हमने क्या करा था, लाइन ज्वाइन करी थी ए से बी के लिए, अब हम लाइन ज्वाइन करेंगे ए से सी के लिए। अब हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो गया, अब हमारा जो पोजीशन वेक्टर है इट इज नॉट ए बी, अब वो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, दो चीज कर सकते हैं, या तो हम F1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे और सिंपली ए सी इंटू F1 कर देंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ए से जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसको डालेंगे परपेंडिकुलर, हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों ही काम हम कर सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, जो इजी पड़ेगा वो हम कर लेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं आर परपेंडिकुलर बोल दूंगा, सॉरी, तो मैं परपेंडिकुलर बोल दूंगा। सिंपली यहाँ पर भी आप परपेंडिकुलर इनटू वैल्यू ऑफ फोर्स F1, ये F1 वेक्टर है, ठीक है, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे जो ये वेक्टर है इसको मैं सी डैश बोल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ए सी डैश इनटू द वेक्टर, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं हम, सिंपली ए सी इनटू, यानी ए सी मींस दिस डिस्टेंस इनटू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू ए सी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू ए सी हम कर सकते हैं, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको मैं नेम बोल दे रहा हूँ, इसको मैं नेम दे रहा हूँ, दिस इज F1 परपेंडिकुलर, ठीक है, F1 परपेंडिकुलर, ठीक है। हम हर बार ऐसे ही करेंगे इसको, दोनों में से जो भी सही लगेगा वो ले लें, अकॉर्डिंग टू जो भी गिवन कंडीशंस होगी वो हम कर लें, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। So till now we have seen the two condition which must be fulfilled whenever the body is in equilibrium. First condition is जो भी फोर्स लग रहे होंगे बॉडी पे उन सब का वेक्टर सम जीरो आएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन सब का कंपोनेंट जो होगा एक्स डायरेक्शन में वो जीरो होगा, और वाई डायरेक्शन में जो होगा वो जीरो होगा, और जेड में भी जो कंपोनेंट्स होंगे फोर्स के वो जीरो, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि आपका जो भी मूवमेंट आ रहा है इन फोर्सेस से किसी भी पॉइंट के लिए,
किसी भी पॉइंट के लिए वो जीरो होगा, चाहे वो पॉइंट ए है, चाहे वो पॉइंट बी है, यहाँ पर है, कोई भी पॉइंट है, उन सारे पॉइंट्स के लिए, यानी कोई पॉइंट एक ले लेंगे पॉइंट, उसके लिए आपका इन सबका मूवमेंट बिकॉज ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, उन सबका सम जीरो होगा, राइट। फिर हमने देखा कि हम मूवमेंट कैसे निकालेंगे। वी हैव सीन द मूवमेंट बाय टेकिंग दिस एग्जांपल F1 F2 F3। ठीक है, पहले हमने F3 के लिए निकाल के देखा। सिंपली क्या हमने इसमें क्या देखा, हमने ये देखा कि हम या तो व्हाट इज मूवमेंट, मूवमेंट क्या होगा आपका, सिंपल आर पोजीशन वेक्टर इनटू द फोर्स वेक्टर, या तो हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे पोजीशन वेक्टर का टू द फोर्स, या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स टू द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सिंपल सी जो भी हमें मिलेगा आगे हम उसे करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। So this is our first question. Let's see what question says. Just pause this and read the question carefully. Okay, let's start. So in this question, there's a uniform ladder AB. This is AB ladder having weight W and the length L. उसकी length है वो L है. Is held in equilibrium. Okay, जो भी जिस condition में है ये equilibrium है, और ये equilibrium condition कब आई है? By applying the force F. तो एक force, sorry, not F, P force अप्लाई किया गया इस लैडर पे at the bottom, जिसकी वजह से जो ये लैडर है equilibrium condition पे आ गया है। ठीक है, और जो फोर्स अप्लाई किया है इट्स अप्लाइड एट द B पोजीशन। ओके, एज शोन इन फिगर, ऑल द सरफेस टू बी स्मूथ। ठीक है, ये एक असम्पशन है, यहाँ पे जो भी सरफेसेस हैं वो स्मूथ है, दैट मींस यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं अप्लाई होगा। ओके, देन फाइंड द P इन टर्म्स ऑफ वेट। जो भी वेट है उस टर्म्स में P बताना पड़ेगा कि हमें कितना फोर्स P अप्लाई करना है, सो दैट दिस लैडर इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, क्वेश्चन को जब भी आप लें उसको पहले रीड करें 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपको क्वेश्चन क्लियरिटी नहीं मिल जाती है, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करें। और जब भी मैकेनिज्म क्वेश्चन आता है सबसे पहले उस जो भी हमें फोकस है, जो हमारा फोकस है यहाँ पे लैडर पे, तो लैडर का आपको क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल डू वेरी स्लोली। ठीक है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो लेट्स टेक द लैडर हियर। ठीक है, लेट्स डू नेमिंग दिस A, दिस B। अब इस पे जो भी फोर्सेस हैं वो माउंट कर देंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका B फोर्स माउंटेड है, राइट। अच्छा, अब यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है इस वॉल पे, वर्टिकल वॉल पे, यहाँ पे एक नॉर्मल मिलेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है हॉरिजॉन्टल पे, फ्लोर पे, यहाँ पे नॉर्मल मिलेगा। ये नॉर्मल किसको मिलेगा, लैडर को मिलेगा। और कौन दे रहा है, ये B पॉइंट पे दे रहा है फ्लोर, और A पॉइंट पे दे रहा है आपका वॉल। ठीक है, ये सारे फोर्सेस इस लैडर में माउंट कर देंगे। ठीक है, दीज आर द नॉर्मल फोर्सेस। ये N है, इसको NA बोल देंगे, और जो B पे माउंट हो रहा होगा उसको NB बोल देंगे। ठीक है, एंड वन मोर फोर्स, जो इस लैडर का वेट है वो कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, सेंटर पे, सेंटर ऑफ लैडर पे लगेगा। वो भी फोर्स लगा देते हैं सेंटर पे, ये W वेट माउंट हो जाएगा। लेट्स डू नेमिंग। अब इसमें नेमिंग कर देते हैं। दिस इज अवर NA, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट A। ये आपका NB, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट B। दिस इज द P फोर्स जो दिया गया है टू हैव दिस लैडर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, और ये वेट है W। ठीक है, इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम आपका बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और देखना है आगे फर्दर क्या करना होगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा इक्विलिब्रियम किस रिलेटेड, आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू टू थिंग्स। फर्स्ट देखेंगे फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, उन सबका समेशन जीरो करेंगे। इससे अगर बात नहीं बनती है तो हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, वी विल अप्लाई द समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट एट एनी पॉइंट अकॉर्डिंग टू फोर्सेस। उसको हम समेशन ऑफ ऑल दिस मूवमेंट हम उसको जीरो कर लेंगे। ठीक है,
सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। हम फर्स्ट क्या करेंगे अब, विल डू द समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, उसको जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, आपका एक्स डायरेक्शन में फोर्स है आपका एन ए और फोर्स है पी। ठीक है, लेट्स राइट दिस, एन ए माइनस पी। ये माइनस क्यों आया, बिकॉज एन ए आपका लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पी लग रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो जब भी आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा जो भी कुछ, या नेगेटिव वाई में लगेगा, उसको मैं नेगेटिव लूंगा। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, सो यहां से मुझे क्या मिल गया, आई गॉट एन ए इक्वल्स टू पी। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डू द फोर्स इन वाई डायरेक्शन, समेशन उनका जीरो। यहाँ से कौन कौन से फोर्स वाई में है, फोर्स वाई है आपके डब्ल्यू और एन बी, कॉम्बिनेशन एट बी। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया, डब्ल्यू नेगेटिव आएगा वाई बिकॉज इज नेगेटिव डायरेक्शन में, प्लस एन बी इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से हमें क्या मिल गया, विल हैव एन बी इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अभी सिर्फ फोर्स बैलेंस किए हैं। वी हैव यूज्ड द फर्स्ट कंडीशन, दैट इज द समेशन ऑफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज टू बी जीरो। उसके दो कंपोनेंट कर लिए हमने, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, उससे हमें ये मिल गया कि एन ए इक्वल्स टू पी एंड बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये मिल गया। बट हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द पी एंड डब्ल्यू। इसके लिए हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे क्योंकि अब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। सो अरे ओके, so apply second condition, that is the moment। अच्छा हाँ, आप मोमेंट यहाँ किस पे किसके किसके अलाउंग निकालोगे, किस पॉइंट के अलाउंग निकालोगे, कोई पॉइंट ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, बट मैं लेना चाहूंगा पॉइंट बी। फायदा क्या है पॉइंट बी लेने से, फायदा क्या है पॉइंट बी लेने से, डायरेक्टली हमारे पास जो रिलेशन आएगा, क्योंकि देखो मोमेंट बिकॉज ऑफ एन बी जीरो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, एन बी लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, पॉइंट ये है, एन बी लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और बी बी पॉइंट पर ही कोई भी डिस्टेंस नहीं है परपेंडिकुलर के लिए, कोई भी डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्टेंस क्या है, जीरो है। दैट मींस पोजीशन वेक्टर क्या जीरो हो गया, अब पोजीशन वेक्टर जीरो हो गया तो इसके लिए आपका फोर्स सॉरी मोमेंट जीरो आएगा। ठीक है, सेम चीज पी के लिए हो रही है, इसी पॉइंट पे निकालना है और उसी पॉइंट पे लग रहा है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, बॉटम या मेरी साइड, वो डायरेक्शन में है ही नहीं। मतलब या तो अगर मैं यहाँ निकालता तो बात समझ में आती, उसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, तो जो भी पॉइंट जो भी फोर्स लगेंगे इस पे वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, सो इस वजह से हम इस पॉइंट पे लेना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास सिंप्लिसिटी रहे। ठीक है, सो आई वांट टू टेक द मोमेंट एट पॉइंट बी। सो लेट्स फॉर्म द इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ इसके लिए दो फोर्स फोकस में है, एक तो डब्ल्यू एंड एक एन ए। ठीक है, सो इसको हम मार्क कर देते हैं, दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी। क्या करेंगे, हम कंपोनेंट लेंगे, सी बी से कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू, वो क्या होगा, ये लेंथ होगी, दिस लेंथ। अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे, हाउ विल कैलकुलेट दिस लेंथ, समझो। ये लेंथ हमें पता है, व्हाट इज बीसी होगी, ये मिड पॉइंट पे बीसी पता है हमको, बीसी है आपका एल बाय टू, बीसी इज एल बाय, राइट, टोटल लेंथ एल है। और ये एंगल हमको पता था वर्टिकल से, दिस एंगल फ्रॉम द वर्टिकल वी नो, ये एंगल था थीटा, ये एंगल थीटा था। ये एंगल कितना होगा, बिकॉज आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस
थीटा, राइट। और CB का ये वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है W के, वो क्या मिलेगा हमको? इट विल बी L, this length will be L by 2 cos 90 minus theta, राइट, cos 90 minus theta। अब इसको सिंपली लिख देते हैं, L by 2 cos 90 minus theta into फोर्स की वैल्यू, दैट इज W, ठीक है। व्हाट इज डायरेक्शन? क्योंकि आपका ये वेक्टर होता है, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन किसी मूवमेंट की निकल के आती है राइट हैंड थंब रूल से या स्क्रू रूल से, ठीक है। सो इस पॉइंट को इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम। सो फोर्स की डायरेक्शन में लेते हुए एक सर्कल बना देंगे, ये डायरेक्शन हो जाएगी मूवमेंट की बिकॉज ऑफ W, ठीक है। एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम निकालते हैं मोमेंट बिकॉज ऑफ फोर्स एंड ए एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? अगेन आपका एन ए है, इसके परपेंडिकुलर हम पोजीशन वेक्टर निकाल देंगे। कोई पोजीशन क्या है? पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ए बी हो गया। ए बी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे परपेंडिकुलर टू एन ए। वो डिस्टेंस क्या होगी? दैट डिस्टेंस इज दिस वन, ये हो जाएगी। हाउ विल कैलकुलेट दिस? पूरी लेंथ पता है आपको, एल है, लेडर की पूरी लेंथ एल है, ठीक है। उसका कॉस कंपोनेंट मिल जाएगा, दैट विल बी दिस, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है। सो एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा इंटू एन ए। डायरेक्शन क्या होगी इस मूवमेंट की बिकॉज ऑफ दिस एन एन ए? ये डायरेक्शन होगी दिस ऑन बी, बी पर ये डायरेक्शन होगी मूवमेंट, ठीक है। ये है आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दिस क्लॉकवाइज। अब दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, सॉरी नॉट इक्वल, दोनों अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। मैं फॉर द टाइम बीइंग अभी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोल रहा हूँ, इसको नेगेटिव बोल रहा हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो वी हैव फॉर्म द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां से तो फर्दर सॉल्व करें, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड हियर फ्रॉम हियर वी गेट दी एन ए क्या मिलेगा? ये आपका cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो एन ए विल बी W sin थीटा by 2 con cos theta, and a further will be W tan theta, ठीक है। एन ए हमने यहाँ पे निकाल दिया, इट इज इक्वल टू P, सो वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन, दैट मींस एन पी जो कि हमें अप्लाई करना होगा लेटर पे, दैट इज इक्वल टू W tan theta by 2, ठीक है। इन दिस वे वी सॉल्व द क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट वी हैव डन सो फार। हमें एक क्वेश्चन मिला, ठीक है। फर्स्ट हमने इसको क्वेश्चन को रीड किया, देन वी हैव सीन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लैडर, ठीक है। लैडर का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हमने दो चीज अप्लाई करी है। एक तो हमने अप्लाई किया है समेशन ऑफ ऑल दी वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, उनका सम हमने जीरो किया। वी हैव रिजॉल्व इट इन टू कंपोनेंट एक्स एंड वाई। हमने फोर्स एक्स में निकाले, फोर्स वाई में निकाले, उनको जीरो कर दिया, उनका समेशन जीरो कर दिया, वहां से हमें दो इक्वेशन मिली, ठीक है। उसके बाद हमने मूवमेंट लिया, हमने मूवमेंट बी पॉइंट के अलोंग लिया। बी पॉइंट के अलोंग मूवमेंट हमने क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे दो फोर्स कैंसिल हो रहे थे, जो भी फोर्स इस पॉइंट पे पड़ रहे थे एन बी एंड एन पी, इनके अकॉर्डिंग जो मूवमेंट आ रहा था वो जीरो हो रहा था, दैट्स व्हाई वी पिक दिस पॉइंट बी, ठीक है। उसके बाद हमने मूवमेंट निकाला बिकॉज ऑफ W एट पॉइंट बी, बिकॉज ऑफ एन ए एट पॉइंट बी, ठीक है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आया डायरेक्शन, ये आपका क्लॉकवाइज आया।
यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रिवर्स दिस, आंसर सेम आएगा, ठीक है। एंड जस्ट सिंप्लीफाई, यू गॉट दिस आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our second question. Just pause this video and read the question carefully. Okay, let's start. In this uniform rod of weight W is movable in a vertical plane about a point about hinge at A. Okay, so there is a rod AB. यहाँ पर AB rod है जो कि hinge है at this point A. इस point A पे hinge है, but it is sustained in equilibrium, ठीक है। ये sustained है, ये भी जो रॉड है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में सस्टेन्ड है बाय द वेट P। जो वेट P मतलब आगे बढ़ लेते हैं, वेट P अटैच टू द स्ट्रिंग, इट्स नॉट स्प्रिंग, ये गलत है, इट शुड बी स्ट्रिंग। ओके, सो टू अटैच टू द स्ट्रिंग BCP, ओके, पासिंग थ्रू द स्मूथ पैक, दिस इज द पैक, ठीक है। पैक इज समवॉट दिस, ऐसे कुछ अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ से आपका ये स्ट्रिंग जाता है, ठीक है, बीच से, दिस समवॉट पैक, ओके। सी सो पासिंग थ्रू द स्मूथ पैक, यहाँ पैक में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ओके, एज सीन एज शोन इन फिगर। एंड दिस वन कंडीशन इज आल्सो गिवन कि AC इज ऑलवेज वर्टिकल, AC इज बीइंग वर्टिकल, ठीक है। तो AC को हमने फिक्स मान लिया कि AC आपका मूव नहीं करेगा, वो वर्टिकल ही रहेगा, राइट। एंड AC AB आर इक्वल, दैट मीन्स द साइड जो आप दे रखे हैं यहाँ पे अपनी ट्रायंगल की, AB एंड AC आर इक्वल इन साइड्स। सो लेट्स डू दिस। साइड्स का इक्वल मतलब क्या हो गया, ये तो आपके एंगल इक्वल हो गए। फर्दर वी विल यूज इफ क्वेश्चन सेज, ओके, सो देन फाइंड द वेट P। ओके, दिस वेट इज नॉट लाइक वेट P, यहाँ पर एक कुछ भी इसको हम टेंशन दे रहे हैं इस स्ट्रिंग में, जो खींच रहे हैं, समझ लो। तो जो जिस फोर्स से हम खींच रहे हैं वो फोर्स P हमें बताना है, या वो हमें टेंशन बतानी है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, ठीक है। आप अल्टीमेटली इसको वेट से कंफ्यूज मत करना, इट इज अ फोर्स जो P हम माउंट कर रहे हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। तो स्ट्रिंग का टेंशन कितनी है वो बताना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हमारा फोकस क्या है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम इसकी बात करें, इट इज सस्टेन्ड इन इक्विलिब्रियम, किसकी बात कर रहा है, व्हाट इज इट, इट इज यूज्ड फॉर द यूनिफॉर्म रॉड AB, AB के लिए यूज कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट, आवर फोकस आपका क्या है, रॉड AB है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रॉड बाय ड्राइंग द FBD ऑफ दिस रॉड AB। मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ, do the naming, इसमें B, इसमें A, ठीक है। फर्स्ट आई विल अप्लाई द वेट, सेंटर पर इसका मैंने अप्लाई कर दिया, ओके। और क्या होगा, हिंज है, हिंज में बताया था मैंने आपके दो फोर्स लगते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल ले लो, एक वर्टिकल ले लो, ठीक है। और क्या है, इस बी पॉइंट पे टेंशन लग रही है, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन स्ट्रिंग की वजह से बी पॉइंट पे टेंशन लग रही है। लेट्स टेक दिस टेंशन और एक एंगल ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज द टेंशन T which is equals to P जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये आपका वेट W है। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, हिंज रिएक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल इन वर्टिकल, ये नॉर्मल इन हॉरिजॉन्टल, NH, ठीक है, NH और NB, ये आपके हिंज रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये आपका FBD बन गया है, ओके। जो भी एंगल्स हैं वो एंगल्स मैं इसमें डिनोट कर देता हूँ विद सम लाइन, ताकि इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर पाए। वी हैव गिवन दिस एंगल व्हिच इज फ्रॉम द वर्टिकल, वर्टिकल से एक एंगल हमें गिवन,
ठीक है, वर्टिकल से एंगल भी बना, और हॉरिजॉन्टल से भी ले लेते हैं। तो ये एंगल हमें गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा? इट विल बी 90 माइनस थीटा। दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर। और ये एंगल कितना होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये साइड्स, अगर एक एंगल x है तो दूसरा भी x होगा। वाई? बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और ट्रायंगल के समेशन ऑफ एंगल क्या होता है? 180 होता है। तो 180 इक्वल्स टू x प्लस थीटा। तो यहाँ से अगर हम मैं x निकालूँ, x इक्वल्स टू 80 180 माइनस थीटा बाय 2, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा बाय, ये एंगल होगा आपका x, दैट इज 90 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, सो फार हमने सिर्फ अभी ये देखा फॉर द फ्यूचर। ठीक है, क्या करना है हमें? वी हैव टू फाइंड दिस p, हमें ये p निकालना है, हैव टू कैलकुलेट दिस p। हमें मुझे अभी जस्ट अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था हमने, अभी यहाँ पे पॉइंट बी था, हमने मूवमेंट लिया था। हमने मूवमेंट इसके अबाउट क्यों लिया था पिछले क्वेश्चन में, याद करो। उसमें इसलिए लिया था क्योंकि हमें जो भी मूवमेंट है इस फोर्स के अलोंग और इस फोर्स से जो मूवमेंट इस पॉइंट पे है वो हमें गायब हो जाएंगे, मतलब उसके उससे काउंट नहीं होंगे मूवमेंट के लिए। ठीक है, सेम चीज क्यों ना हम यहाँ कर लें। अगर हम पॉइंट ए के अलोंग मूवमेंट निकालें तो डब्ल्यू से निकल आएगा और टी से निकल आएगा, तो दो ही पिक्चर में आएंगे फोर्सेस, और उससे हमें रिलेशन निकल आएगा। हमें सिंपल क्या करना है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ पी इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू निकालना है, तो डायरेक्टली हमें इससे काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लिक करनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे मूवमेंट निकालते हैं समेशन ऑफ ऑल, क्योंकि हम देखो फोर्स को बैलेंस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, थोड़ा उससे लेंथ भी जाएगा। यहाँ पे चीज क्लिक करनी चाहिए। सेकेंड स्टेप हमने लिया, वो क्या था, summation of the moment because of all the forces at point A, and that summation is to be 0। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इस W से जो इस पॉइंट A पर मूवमेंट पड़ रहा है वो कितना होगा, W के परपेंडिकुलर हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, पहले तो हम इस जो भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। लेट से ये आपका C है, आपका पोजिशन वेक्टर हो गया AC। उसके परपेंडिकुलर हमें, मतलब परपेंडिकुलर टू फोर्स हम इसका कंपोनेंट लेंगे, दैट विल बी दिस लेंथ। और ये कितना होगा, लेट्स कैलकुलेट दिस। हमें पता है क्योंकि आपका सेंटर मास पे लगा हुआ है, तो ए सी कितना होगा, L/2। दिस लेंथ इज L/2, और उसका कॉस कंपोनेंट हमें ये दे देगा। कॉस कंपोनेंट मींस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, L/2 90 कॉस 90 माइनस थीटा, दैट मींस L/2 साइन थीटा। क्लियर है? आपको मिल गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू वेट करेंगे तो हमें एक मूवमेंट मिल जाएगा। तो व्हाट इज दिस, W इनटू L/2 साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इसमें कोई दिक्कत नहीं? डायरेक्शन क्या होगा इसका, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को मैं यहाँ पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट वी टू डू, अब देखो, अब हमें निकालना है मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स P एट पॉइंट A। ठीक है, यहां पर हम क्या करें, या तो इस पॉइंट से इस फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, या फिर इसी फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू ए बी ले लें। आई थिंक इट विल बी इजी कि हम इस फोर्स का कंपोनेंट ले लें परपेंडिकुलर टू ए बी पोजिशन वेक्टर। सो यहाँ पर मैंने इसका कंपोनेंट ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या निकल के आएगी, डेट विल बी, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका P cos x, और ये होगा P sin x।
पी साइन, ठीक है, इनटू दिस पोजीशन वेक्टर। और इसका डायरेक्शन क्या आएगा, इसका डायरेक्शन आएगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को मैंने लिया नेगेटिव, और अभी फोर्स पुट किया जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, पी साइन एक्स, राइट, इनटू ए बी कितना है, ए बी इज द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड एल, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम बिकॉज ऑफ एन वी, बिकॉज इसी पॉइंट पे लगा कर रहे हैं तो कोई मोमेंट नहीं आएगा। और सेम मोमेंट बिकॉज ऑफ एन एच, जो कि इसी पॉइंट पे लगा कर रहा है, यानी इससे भी कोई हमें मोमेंट नहीं मिलेगा। दैट मींस समेशन ऑफ ऑल दिस विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, p इक्वल्स टू W/2 साइन थीटा 1 साइन ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूं 90 माइनस θ/2। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका cos θ/2 इंटू साइन को मैं खोल दूंगा 2 इंटू साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, राइट। तो कॉस से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ओके। एंड वी विल गेट दिस, दैट मीन्स p इक्वल्स टू W साइन θ/2, ठीक है। दैट विल बी द आंसर। देखते हैं हमने क्या किया इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट हमने क्या करा, फोकस देखा किस पे है, आपका फोकस रॉड पे है, क्योंकि रॉड आपका इक्विलिब्रियम पे है। हमने रॉड को पकड़ा, रॉड का हमने बनाया एफबीडी, एफबीडी सारे फोर्सेस पे माउंट किए। उसके बाद हमने देखा कि भाई इसमें एंगल्स कैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। दैट विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मोमेंटम, सॉरी नॉट मोमेंटम, मोमेंट, ओके। सो हमने देखा फिर मोमेंट्स, हमने ये देखा अगर हम एट पॉइंट बी अगर हम मोमेंट कैलकुलेट कर दें, दैट विल बी हेल्पफुल, बिकॉज वहां से दो फोर्स के लिए हमें नहीं निकालना पड़ेगा, एंड दो फोर्स इजीली हम हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अगर वेट हमें पता है, वी नो द वैल्यू ऑफ वेट, सो द अननोन ओनली लेफ्ट इन दिस इक्वेशन पी। ये हमने देखा और डायरेक्टली हमने मोमेंट निकाल दिया विदाउट इक्वेटिंग द फोर्सेस। हमने डायरेक्टली मोमेंट वाली कंडीशन लगा ली, सेकंड कंडीशन हमने लगा ली, ओके। ये कंडीशन हमने निकाल दी, दैट मींस समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एट एनी पॉइंट, sorry, summation of all the moment at any point that to be 0। हमने ये कंडीशन लगा ली एंड वी हैव राइट दिस मोमेंट इक्वेशन, और हमने इसको सॉल्व किया, वी गॉट द आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन 3। just pause the video and read the question carefully। okay, start। So in this, find the horizontal force required to move the cylinder out of the ditch, which is a small gadda, yeah, pit, as shown in figure, where the weight W is 100 Newton and the radius of cylinder is 2 meter। Okay, so let's focus on this diagram। What the diagram says, यहाँ पर एक कोई सिलेंडर बॉडी है और वो एक गड्ढा है जो एक 0.5 मीटर का पिच गड्ढा है, उसमें अटकी हुई है। और व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स P दैट इज अप्लाइड एट दिस पॉइंट C, ताकि ये जो भी सिलेंडर बॉडी है इससे निकल जाए। ओके, निकल जाए मीन्स आप क्या समझ रहे हो निकल जाए? लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम केयरफुली। सी दिस, सपोज ये कोई एक आपका गड्ढा है और यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल बॉडी, आप समझ लो, आप बॉल है, ठीक है। जैसे ही यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो उसको निकालोगे, ठीक है, क्या होगा आप थोड़ा खुद देखो इसको। जैसे ही मैंने फोर्स यहाँ से इसको लगाया, हॉरिजॉन्टल बोला, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, लगाते जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, ये बॉडी ने लिफ्ट करना शुरू किया,
बॉडी ने लिफ्ट करना शुरू किया तो इसने कांटेक्ट जो इस सरफेस से था वो छूट गया। ठीक है, कांटेक्ट छूट गया। अब कहां पे इसने कांटेक्ट बनाया? कांटेक्ट बनाया इसने इस सरफेस पे। ठीक है, अब जब जैसे ही इसने कांटेक्ट छोड़ा, मैंने इस पोजीशन को मान लिया इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको मान लिया इक्विलिब्रियम कंडीशन। दैट मींस अब इसने नया कांटेक्ट पॉइंट बनाया। यहाँ कोई कांटेक्ट रहा नहीं, कांटेक्ट इसने यहाँ बनाया और इस मैंने इसी स्टेट को मान लिया इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पे आपने फोर्स भी अलग रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सी second, yes, so here's the copy the question diagram. So what we need to do, वी नीड टू सी कि यहाँ पर उसका कांटेक्ट, क्योंकि देखो अभी इससे पहले वाले पोजीशन में इसका कांटेक्ट था तो यहाँ से इसको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ मिल रहा था सिलेंडर को। ठीक है, दैट इज एन ए। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर किया, मतलब ये फोर्स लगाया, मतलब जब ये फोर्स था नहीं, आप ये मानो जब ये फोर्स था नहीं, ठीक है, जैसे ये फोर्स लगा, तो फोर्स लगा तो यहाँ पर जो एन एन ए है वो एन पे क्या हो गया? एन ए क्या हो गया? जीरो हो गया। दैट एन ए बिकम्स जीरो। ये जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, दिस एन ए बिकम जीरो। यहाँ पे कांटेक्ट क्या है? कांटेक्ट क्या हो गया? यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है। कांटेक्ट कहां पर हो गया? कांटेक्ट है पॉइंट बी पर। कांटेक्ट पॉइंट बी पर आ गया, देखा था हमने, पॉइंट बी पर आ गया। अब ये कांटेक्ट पॉइंट रिएक्शन देगा नॉर्मल। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होगी उसकी? बिकॉज मैंने उसको माना कि भाई ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मान लूंगा, मैं इसको वहीं रोक के मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन जज कर लूंगा। सो हमने पढ़ा था लेमिनीज, हमने पढ़ा था वैगनर थ्योरम। वैगनर थ्योरम में क्या था कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम है तो जो भी उस पर फोर्स पड़ रहे होंगे, दैट फोर्स शुड बी लाई, दैट फोर्स टू बी कॉन्कुरेंट और कोप्लेनर होने चाहिए। ठीक है, तो कोप्लेनर तो है, कॉन्कुरेंट के लिए क्या होगा? ये सारे सारे एक पॉइंट से पास होने चाहिए। दैट मींस दैट पॉइंट शुड बी सी। मैं रिपीट करता हूँ, डोंट पैनिक। जैसे ही इसने नॉर्मल रिएक्शन छोड़ा सरफेस से, इसने एक नया कांटेक्ट पॉइंट बनाया, तो वो कांटेक्ट पॉइंट से जो नॉर्मल रिएक्शन जा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बिकॉज we have to consider that position is to be equilibrium, so that force, normal reaction has to be passed from the point C, जहां पर point of application of force है। ठीक है, और इसी पॉइंट से आपका वेट भी पास होना चाहिए। दैट मीन्स कम से कम लाइन तो पास होनी चाहिए। ओके, दैट मीन्स आपका सेंटर ऑफ मास, तो ये वेट है, दैट वेट अगर मैं इसकी लाइन एक्सटेंड करता हूं, it also passing, assumed to be passed from the point C, like this. I hope you get it. This is the weight W. This is the weight W. Clear? And this is the normal reaction from the B point, RB. ठीक है? So now we can easily solve this. अब इसको हम simple solve कर सकते हैं by using Lamine's theorem or just resolving the component in x direction in y direction. ठीक है, इसको बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, right? Okay, just write the points which we have seen in this example, in this question. Okay, the two points are important. Let's write them. First one is this is the note. The first one is, so when the cylinder is about to move out the ditch, जब भी सिलेंडर गड्ढे से बाहर आएगा, it will lose the contact from A. पॉइंट ए है, वहां से कांटेक्ट इसका लूज हो जाएगा, दैट मींस नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे जीरो हो जाएगी, एंड ओनली कांटेक्ट विल बी एट बी। ठीक है, अब जो कांटेक्ट होगा छूटने के बाद, जो कांटेक्ट इस बनाया वो कहाँ बनाया? बी बनाया, और दिस विल बी द ओनली कांटेक्ट ऑफ द बॉडी विद द फ्लोर। ठीक है, फ्लोर से ए की कांटेक्ट है, नॉट दिस, ए पे नहीं है, अब बी पे है।
Okay, the next is if the cylinder is in equilibrium under the forces P, which applied horizontally, weight of the cylinder itself, and the R. The RB is the RB is the reaction from this B point. ओके, जैसे जैसे उसने कॉन्टेक्ट छोड़ा तो बी पॉइंट से उसने कॉन्टेक्ट लिया और वहां से एक रिएक्शन मिली है सिलेंडर को, डेट आरबी। ठीक है, इन तीनों फोर्सेस के अंडर अगर ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है देन दे मस्ट बी मीट एट सेम पॉइंट। उन सबको एक पॉइंट पे मीट होना पड़ेगा एंड दैट इज द पॉइंट, दैट इज पॉइंट सी। ठीक है, सी पॉइंट है जहां पे वो मीटिंग होगी। Right, these 2 points we have noticed here in this question. Now we will move to solve this question. Let me take this to another page. Okay, just enlarge this. Okay, so let's move further to solve this question. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इसको, सॉरी, यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। ये चीज क्लियर होगी ना हम लोग, समझते हैं। अब सिंपल जो आपका है वो ज्योमेट्री वाला काम रह गया है, आपको जो उसमें एंगल निकालना है। ओके, सी, so far we got the concurrent forces. सपोज ये आपका फोर्स पी माउंट है। ठीक है, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है फ्रॉम द पॉइंट बी एंड हेयर इज द वेट। राइट, ये कंडीशन हमको पता है, ये पी है, ये डब्ल्यू है और ये आर पी। ये कंडीशन हमको पता है, दिस इज द 90 डिग्री। राइट, और लेट्स कंसिडर ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बी, मैं बस मान रहा हूँ, दिस एंगल इज थीटा। अज्यूम करिए ये एंगल आपका थीटा है। राइट, सिंपल करना क्या है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको रिजॉल्व कर लो फर्दर, इसको रिजॉल्व कर लो। आरबी को मैंने रिजॉल्व कर दिया, ये आपका कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, दिस इज द कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, मैंने इसको नेमिंग कर दी, मैंने इसको मैंने बोल दिया आर बी एक्स, इसको मैंने बोल दिया आर बी और ये एक्स, ठीक है। इजीली मुझे ये मालूम पड़ रहा है, यहाँ अगर मैं ये लगाता हूँ, समेशन लगाता हूँ, फर्स्ट लगाता हूँ समेशन ऑफ एक्स, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मुझे मिल जाएगा पी माइनस आर बी एक्स इक्वल्स टू 0। सो आई विल गेट आर बी एक्स इक्वल्स टू पी, और ये करूँगा समेशन करूँगा इसको, मुझे यहाँ से मिल जाएगा आर बी वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू। यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा, अब मैं इसको माइनस डब्ल्यू करके 0 करूँगा तो ये यहाँ पे ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो हमें ये दो इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, करना क्या है, मुझे चाहिए द वैल्यू ऑफ पी इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू ही नोन है हमारे पास। ठीक है, तो हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन द आर एक्स एंड आर वाई। ठीक है, अगर मुझे एंगल मालूम पड़ जाएगा थीटा तो मैं काम कर लूंगा। तो लेट्स डू द वर्क टू कैलकुलेट द एंगल थीटा। एंगल थीटा क्या है, एंगल थीटा इज दिस एंगल, ये एंगल आपका एंगल थीटा है। ठीक है,
This is the angle theta. Now let's see. यहाँ पे कुछ नेमिंग कर दे रहा हूँ मैं. This is the D और ये आपका O दे ही रखा है. थोड़ा कर देता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पर हमने ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल्स. दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं. ठीक है. फर्स्ट ट्रायंगल मैं लेता हूँ स्मॉल वन. और एक ट्रायंगल लेते हैं. आई होप आप आइडिया लगा पा रहे हो कि ये ट्रायंगल कौन कौन से हैं. ओके, सो जस्ट नेम दिस. ये है आपका ओ, डी, बी एंड ये है आपका सी, डी एंड बी. ओके, सो इन दिस सिलेंडर और सर्कल ये आपका क्या है? ओबी. ओबी इज द रेडियस एंड रेडियस इन द क्वेश्चन वी नो रेडियस इज गिवन 2 मीटर. ठीक है. So radius is 2 meter. This is my R radius and the CB is not radius. अलग. ठीक है. Just 2. ठीक है. And in this ये जो part है ये कितना है? 1.5 मीटर. ये हमें given है 0.5 मीटर. That means O से D. O हाँ OD हमें पता है. AD sorry AD is 0.5 मीटर and OA is the radius that is 2 मीटर. तो हमें ये मालूम पड़ गया कि what is the value of OD? What is the value of OD? OD is 0.5 minus 2. That is 1.5. So OD is 1.5. ठीक है. As you can see ये क्या है? आपका राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल है. हाइपोटेन्यूज लगाओगे तो हमें क्या मिलेगा? BD स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर एंड BD equals to अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर. ठीक है. क्लियर है. सो वी नो द BD. ये भी आपका CDB ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है. व्हाट वी नीड दिस एंगल. हमें ये एंगल चाहिए. व्हाट इज द tan थीटा ऑफ दिस एंगल? tan थीटा क्या होगा इस एंगल का? CD अपॉन BD. क्या हमें CD पता है? यस वी नो CD. CD इज OD प्लस OC. OC क्या आपका 2 मीटर. OD हमें पता है 1.5 मीटर. दैट मीन्स CD इज 3.5. ठीक है. एंड वी नो BD. BD यहाँ पे हमने निकाल दिया. सो वी कैन कैलकुलेट दिस थीटा. ठीक है. tan थीटा मालूम पड़ गया. एंड tan थीटा इज व्हाट? tan थीटा अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा tan थीटा इज डायरेक्टली, तो यहां पे लिख देता हूं tan थीटा इज RBY अपॉन RBX. राइट. ठीक है. वो tan थीटा है. डायरेक्टली इसको रिलेशन करके आप इसको डिवाइड कर दो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये सिंपली RB/AW is P. So what you got? P equals to W/N theta. This is the answer. Okay. In this way you can solve the question. Right. So that's it for today. We will meet in next lecture with new topics. Okay. Bye.